Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy। हम लोग इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट को यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे थे और हमारे लास्ट सेशन में हमने फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देखा था। चलिए आज इस सेशन में हम किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, किस तरीके से इसके बारीक बारीक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, इनको हम इस सेशन में क्लियर आउट करेंगे। देखिए, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने का कंसेप्ट डिस्कस करें तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें पता चलता है वो है नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये किस प्रकार का अकाउंट है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि 1 मार्क में आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऑल एक्सपेंसेस को, जितने भी लॉसेज होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता होता है। इसीलिए आपको आगे ये एक्सप्लेन किया गया है ऑल एक्सपेंसेस विच रिलेट टू ईदर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट को कि डेबिट साइड पर क्या क्या लिखा जाता है। देखिए, अगर आपने लास्ट सेशन में देखा हो तो मैंने आपको हर एक आइटम का सिर्फ नाम बताया था। तो नाम के अकॉर्डिंगली अगर आपको वो ध्यान में हो तो हमने सबसे पहले जो लिखा था वो डेबिट साइड पर था ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक या जिसे इन्वेंट्री भी कहा जाता है, ये क्या है? द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड at the end of the previous year is termed as the opening stock of the current year। देखो, अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो ही उसका नए साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक आएगा ही तभी एग्जिस्टेंस में जब कोई फर्म, जब कोई फैक्ट्री या जब कोई एंटरप्राइज चल रही है, मतलब कॉन्टिन्यूटी में है, वो नई नई नहीं अभी ओपन हुई है, वो पुरानी है। तो उस केस में ही उसका जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का होगा वो क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा करंट ईयर का। इन अदर वर्ड्स, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। ओपनिंग स्टॉक, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? देखिए, स्टॉक जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है फिनिश्ड गुड्स, जो आपको यहाँ पर विजिबल हो भी रहा है। देखो, सबसे पहला जो मेनली है वो यही 3 होते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या बता रखा है कि ओपनिंग स्टॉक किन किन चीज़ों का हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स जिसे मैंने वर्क इन प्रोग्रेस बोला, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो देखो, यही 3 आपको यहाँ पर बताए भी गए हैं। जैसे हम कोई भी कच्चा माल अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक कहलाया जाएगा। मान लो हम हमारी फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल को फीड कर चुके हैं लेकिन अभी फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो वो सेमी फिनिश्ड गुड्स की कैटेगरी में आएगा। और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो पूरा बनकर अगर तैयार हो चुका है प्रोडक्ट, तो वो फिनिश गुड्स की कैटेगरी में कवर अप किया जाएगा। तो इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक 3 तरीके से 3 रूप में हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो डेबिट साइड वाली आइटम थी वो थी परचेजेज एंड परचेज रिटर्न। क्योंकि आपको मैंने ये लास्ट सेशन में बता दिया था कि नेट परचेजेज हमें लेनी है, तो परचेजेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देना है। गुड्स विच हैव बीन बॉट फॉर रीसेल आर टर्म्ड एज परचेजेस। देखो, वैसे तो जब आपने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी होंगी तब आपने ये मीनिंग्स क्लियर किए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से अब बता रखा है कि वो गुड्स जिन्हें हम रीसेल पर्पसेस से खरीदते हैं उन्हें हम परचेजेस की कैटेगरी में कवर अप करते हैं। एंड गुड्स विच आर रिटर्न टू सप्लायर्स आर टर्म्ड एज परचेज रिटर्न, जिनका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि वो रिटर्न होकर आउट हमारी फैक्ट्री के दायरे से आउट जा रही हैं, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड्स होती हैं परचेज रिटर्न्स। परचेज अकाउंट विल बी गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस में दिया होता है। जब आपने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर किया होगा तब आपको ये बात क्लियर की गई थी। एंड परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है और वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर होता है। तो इसीलिए परचेज रिटर्न्स को हम एज अ डिडक्शन शो करेंगे
ताकि नेट परचेजेस को हम शो कर सकें। तो दीज आर शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम परचेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस इंक्लूड कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस। तो टोटल परचेजेस में से आपने परचेज रिटर्न लेस कर फिर ही ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करना है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है, लेकिन अब फिर से देखिए। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परचेजिंग दी गुड्स ब्रिंगिंग देम टू दी गोडाउन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग आपको यहाँ पर फिर से बताया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, कि वो सारे के सारे खर्चे जो गुड्स को खरीदने में, गोदाम तक लेकर आने में या मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल नहीं कहूँगी, खर्च किए जाते हैं, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। हिंदी में इन्हें प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड दी फॉलोइंग। अब मेनली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वो कौन कौन से हैं वो आपको आगे एक्सप्लेन किए गए हैं। अब इन्हें बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार इनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, जो आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर की भी हुई है। देखिए, सबसे पहला और मेन डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस। वेजेस आर पेड टू वर्कर्स who are directly engaged in the loading, unloading and production of goods and as such are debited to the trading account। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि what do you mean by wages, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, जो सैलरीज होती हैं ना, अगर आपने कभी सुना हो ना, एक ना वाइट कॉलर्ड स्टाफ होता है और एक ब्लू कॉलर्ड स्टाफ बोलते होते हैं। तो जो फैक्ट्री में लोअर लेवल की जॉब करने वाले जो लेबरर्स होते हैं ना, उन्हें हम बेसिकली ब्लू कॉलर्ड स्टाफ में कवर करते होते हैं और उन्हें वेजेस पे की जाती होती हैं। जो ऑफिस में बैठकर ऑफिशियल स्टाफ होता है उसे हम वाइट कॉलर्ड स्टाफ बोलते हैं और उन्हें हम सैलरीज पे करते होते हैं। तो इसीलिए जो ये वेजेस होती हैं वो तो फैक्ट्री का खर्चा मानी जाती होती हैं, और जो सैलरीज होती हैं वो ऑफिस का खर्चा मानी जाती होती हैं। तो इसलिए ये फैक्ट्री से जुड़ी होने की वजह से इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। कौन सी साइड पर? जो आप अच्छे से जानते हो, डेबिट साइड पर। अब आपको मीनिंग अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि भाई माल को लोड करना है या अनलोड करना है, गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई वेजेस पे की जा रही हैं लेबर को या वर्कर्स को, तो उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर एज अ वेजेस शो करेंगे। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, इफ़ द आइटम wages and salaries is given in the question, it will be shown on the trading account। on the contrary, if salaries and wages, ये नाम का सिर्फ थोड़ा सा हेर फेर है। अगर आपको दोनों खाते वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठा ही नाम दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है कि आगे क्या लिखा हुआ है। अगर आगे वेजेस लिखा हुआ है तो आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करोगे, लेकिन अगर आगे पहला वर्ड सैलरीज लिखा हुआ है तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करोगे। देखो, डेबिट पे ही होगा क्योंकि है तो खर्चा ही ना, क्रेडिट पे थोड़ी ना जा सकता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो यही कहता है ना कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी। जब हम एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि भाई 20% वेजेस एंड सैलरीज या 20% सैलरीज एंड वेजेस जो हैं वो ट्रेडिंग में लिखो, बाकी जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाओ। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा जब आप एडजस्टमेंट्स करोगे तो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम समझें, जो ज़्यादातर आता है वो यही कंसेप्ट है कि अगर वेजेस वर्ड आगे लिखा हुआ है तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करोगे, लेकिन अगर सैलरीज वर्ड आगे लिखा हुआ है तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए, इफ़ वेजेस आर पेड फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू मशीन और फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, it will be added to the cost of machine and hence will not be shown in the trading account। very important concept। जब आपको जर्नल एंट्रीज का ही कंसेप्ट करवाया गया था ना, तभी आपको ये बात अच्छे से क्लियर कर दी गई थी कि भाई जब भी कोई नई मशीन खरीदी जाती है उस वक्त अगर
कोई भी रिलेटेड खर्चा उस मशीन से रिलेटेड, उस एसेट से रिलेटेड अगर किया जाता है तो वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको यही कंसेप्ट बता रखा है कि अगर कोई मशीन खरीदी गई है और हमें स्पेसिफिकली दिया गया है कि भाई इसकी इंस्टॉलेशन को लेकर या इसे यहाँ लेकर आने के लिए हमने वर्कर्स को वेजेस पे की हैं, तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करना है, बल्कि ये उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरेज। अब देखो कैरेज क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना रेड़े का किराया, तो उसे कैरेज बोलते हैं। ये जो कैरेज है, ये कैरेज इनवर्ड से भी लिखा हुआ हो सकता है और एक वर्ड बनता है कैरेज आउटवर्ड। क्योंकि हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं तो आपको यहाँ इनवर्ड वर्ड ही लिखा हुआ आया है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ ही अगर हमें इनवर्ड की बजाय आउटवर्ड वर्ड लिखा हुआ आए तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करते हैं। तो देखो यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है, 3 शब्द हैं, एक है अकेला कैरेज, एक है कैरेज इनवर्ड और एक है फ्रेट। अगर आपको अकेला कैरेज दिया हुआ है, आपको और कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ही शो करोगे। अगर कैरेज के साथ इनवर्ड वर्ड लिखा हुआ है तो वो 100% बन ही ट्रेडिंग अकाउंट वाला गया, तो उसे तो डेफिनेटली यहीं पर शो किया जाएगा। और एक वर्ड होता है फ्रेट। ये जो फ्रेट होता है वो क्या होता है, देखो ये तो मैंने बोला रेड़े का किराया, लेकिन फ्रेट होता है कि जब हम वाटरवेज के थ्रू, बेसिकली शिप के थ्रू जब हम कोई माल सप्लाई करते हैं, मंगवाते हैं, उस वक्त जो किराया पे किया जाता होता है उसे हम फ्रेट बोलते होते हैं। अब देखो आपको आगे क्या बताते हैं, these expenses should be debited to trading account because these are generally paid for bringing the goods to the factory or place of the business। जहाँ पर हमारा मेन काम चलना है वहाँ पर गुड्स को लेकर आने के लिए ये किराए पे किए जाते हैं। However, if any carriage or freight is paid on bringing an asset, the amount should be added to the asset account and must not be debited to trading account। देखो हमने जब हमारा लास्ट सेशन किया था ना, तब हमने बोल दिया था कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी बोला जाता है। तो अगर गुड्स को लेकर आने के लिए कोई किराया पे किया जा रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर नहीं पे किया जा रहा है, अगर किसी एसेट से रिलेटेड है, तो जैसे हमने ऊपर बोला कि वेजेस अगर पे की गई हैं तो वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में ही ऐड कर दी जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से ही अगर यहाँ पर भी कोई कैरेज या फ्रेट एसेट को लेकर आने के लिए है तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, all expenses incurred in the manufacturing of goods are shown on the debit side of the trading account। अब आपको अकेला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ भी आ सकता है, या जैसा हमने ये जब फॉर्मेट देखा था तब देखे थे नाम, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, ये वर्ड लिखा होता है फैक्ट्री। अगर ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटनिंग लिखा हुआ आ जाए तो वो पीएनएल में जाता है, यहाँ नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड। अब ये क्या होता है, ये होता है कि कई बार हम हमारी फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हुई हैं उन्हें वर्किंग कंडीशन में चलाए रखने के लिए, जैसे कई बार ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ग्रीस करने की, या दिख भी रहा है आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ, तो इन सब चीज़ों को हम स्टोर्स कंज्यूम्ड में कवर अप करते होते हैं। सो दीज आर इनकर्ड टू कीप द मशीन्स इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन एंड इंक्लूड इंजन ऑयल, कॉटन वेस्ट, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डॉक चार्जेस। ये क्या होता है, बंदरगाह, अगर नाम आपने सुना हो, डॉक चार्जेस, जहाँ पर शिप्स जो होती हैं, जैसे बस स्टैंड पर होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो शिप्स होती हैं वो बंदरगाह पर स्टैंड होती हैं, इन्हें हम डॉक बोलते होते हैं। तो दीज आर डॉक चार्जेस। अब ये क्या होता है, दीज आर दी चार्जेस लेविड ऑन शिप्स एंड देयर कार्गो while entering or leaving docks। if docks charges are paid on import of goods, they are shown on the debit side of trading account। in the absence of specific instructions, these are debited to
ट्रेडिंग अकाउंट। देखो जब हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करना मतलब मंगवाना होता है, आयात करना होता है, तो यही हो गया ना कि अगर हम गुड्स को लेकर आ रहे हैं उस वक्त हम ये डॉक चार्जेस पे कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा, डेबिट साइड पर ही शो किया जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से ये बात आपको बता दी कि अगर कुछ और ना दिया हुआ हो तो आप डॉक चार्जेस को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ही शो करोगे। रॉयल्टी, अब ये क्या होता है? देखो ये होता है कि कई बार जो जैसे कोयले की खान वगैरह होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि कई बार कुछ कॉपीराइट्स या पेटेंट्स होते हैं, उन्हें यूज़ करने पर, अब जैसे मैंने आपको कोयले की खान बोला, अब जिसके पास ये ठेका होगा काम करने का, ऑब्वियसली है कि उसी को रिटर्न्स मिलेंगी ना। तो यहाँ पर है रॉयल्टी, इसमें क्या होता है, दिस इज़ द अमाउंट पेड टू द ऑनर ऑफ ए माइन। माइन का मतलब क्या होता है, खान ही होता है ना। तो अगर आप उस ऑनर को कुछ पेमेंट कर रहे हो ताकि आप कोयला एक्सट्रैक्ट कर सको या डायमंड एक्सट्रैक्ट कर सको, तो यहाँ पर है कि आप पेटेंट राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, और पेटेंट फॉर यूजिंग हिज राइट, और पेटेंट उसके कॉपीराइट्स या उसके पेटेंट राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए आप बदले में जो अमाउंट पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। सो रॉयल्टी इज यूजुअली चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे रॉ मटेरियल, फिर या वो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करोगे, लेकर आओगे उसे अपनी फैक्ट्री में, तो इसीलिए इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। हाउएवर इफ it is specifically stated in the question that royalty is based on sales, then it will be charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं। सो आई होप कि आपको डेबिट साइड के जितनी भी ये आइटम्स हमने पढ़ी ये अच्छे से समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रेडिट साइड वाली अगर कोई आइटम है तो वो क्या हैं और उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। आइटम्स रिटर्न ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। देखो हमने डेबिट में पढ़ा था परचेज एंड परचेज रिटर्न, तो अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, क्योंकि साइड भी तो डेबिट की बजाय क्रेडिट हो गई ना। तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न सेम वही मीनिंग, लेकिन इस बार परचेज की बजाय सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स विल बी इंक्लूडेड इन सेल्स। Sales account will be a credit balance whereas the sales return account, और जिसे बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, will be a debit balance। देखो आप सोच कर देखो ये कौन से वाला बैलेंस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में जो हम बैलेंस शो करते हैं। तो ये जो सेल्स हैं उनका तो क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट बैलेंस, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न एज अ डिडक्शन शो की जाती होती हैं, और फिर नेट सेल्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। अब देखिए, अब आपने अगर ध्यान दिया हो फॉर्मेट में, तो हमारे पास क्रेडिट साइड पर जो दूसरी चीज़ थी वो थी क्लोजिंग स्टॉक की या इन्वेंट्री की, क्योंकि स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, हमने ओपनिंग स्टॉक के वक्त देख लिया था। सो द गुड्स remaining unsold at the end of year is known as closing stock। जो माल नहीं बिक पाया है, अनसोल्ड रह गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इट इज़ वैल्यूड एट सीपी कॉस्ट प्राइस, और रियलाइजेबल वैल्यू जिसे हम सिंपल भाषा में मार्केट वैल्यू भी बोल देते हैं, क्योंकि मार्केट में ही बेचने पर रियलाइज होगा ना पैसा, तो इसलिए रियलाइजेबल वैल्यू या जिसे मार्केट वैल्यू भी बोला जा सकता है। विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी लेस हो उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं, मतलब वो वाला प्राइस हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक के वक्त देखा था कि 3 तरह के स्टॉक हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ही इट इंक्लूड्स द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं पहले आपको सिंपल भाषा में एक बात बताऊंगी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ हो तो हम उसे ना दो जगह पर शो करेंगे। एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्यों? क्योंकि हम क्रेडिट आइटम्स डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा। और एक बार जब हम पोजीशनल स्टेटमेंट दैट मीन्स बैलेंस शीट बनाएंगे उस वक्त एसेट साइड पर हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे। कब शो करेंगे? अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ना दिया हुआ हो। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखा हुआ मिल गया तो उस वक्त ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नहीं आएगा। माइंड माई वर्ड्स, ध्यान से सुन लेना कि कब इसे दो जगह पर शो करना है और कब इसे सिर्फ बैलेंस शीट में ही शो करना है। क्यों होता है ऐसा? इसका रीज़न हमें आगे लिखी हुए पैराग्राफ में दिया हुआ है। देखो क्या है। नॉर्मली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। कहते हैं ज़्यादातर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होता है। क्यों है? दिस इज सो बिकॉज इट्स वैल्यूएशन इज मेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है ना, मतलब इसका जो लेखांकन है या इसका जो मूल्यांकन है वो बेसिकली जब सभी खाते क्लोज हो जाते हैं तो बाद में एंड में किया जाता होता है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन दी बुक्स बाय द मीन्स ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। तो इसलिए इसकी जो एडजस्टमेंट होती है ना वो एक एंट्री के ज़रिए होती है। वो एंट्री क्या होती है? वो एंट्री होती है ये वाली, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इस एंट्री को आप अपने दिमाग में पोस्ट कर कर देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। तो देखो अपने आप बन गया ना कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आएगा। अब अगर ये जर्नल एंट्री ओपन की है, अगर हमने ये जर्नल एंट्री पास की है तो देखो एक साइड पर तो पोस्टिंग हो गई ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। अब हम तो डुअल एंट्री एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट होकर खुला है ये भी तो कहीं पर आना चाहिए ना। इसीलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट भी शो किया जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होगा। तो देखो क्या है, when the above entry is passed closing stock account is opened। तो खाता खुल गया। on the one hand it will be posted to the credit side of trading account। तो एक हाथ तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इसे पोस्ट कर देंगे। and on the other hand it will be shown on the asset side of the balance sheet। और दूसरे साइड हम इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी डबल एंट्री। तो डुअल एंट्री एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए हमें इसे दो जगह पर ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स कई बार क्या होता है, द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। दिस विल मीन दैट द एंट्री टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो ये इनकॉर्पोरेशन वाली एंट्री है, मतलब आप इसे सिंपल ये समझो कि ये जो एडजस्टमेंट है वो हो चुकी है। तो इट वुड इम्प्लाई दैट द क्लोजिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन डिडक्टेड आउट ऑफ परचेजेज अकाउंट। इसका मतलब ये है कि परचेजेज अकाउंट में से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमने डिडक्ट कर लिया है। तभी है ना कि नेट में हमारे पास परचेजेज आ गया, नहीं तो जो हम परचेज करते हैं जो नहीं फिर बिक पाता उसी में से ही तो स्टॉक बचता होता है। तो जब हम ये एंट्री पास कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेजेज अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया जा चुका है। डेबिट साइड पर इसका इफेक्ट ऑलरेडी परचेजेज में एज अ डिडक्शन हो चुका है, इसलिए दोबारा से ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई हेंस इन सच अ केस क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट बट will appear on the asset side of the balance sheet
ओनली। तो इसलिए उस वक्त इसे सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड पर ही शो किया जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। यहाँ पर हमारी जो प्रेपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, डेबिट साइड पर क्या आएगा और क्रेडिट साइड पर क्या आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देखेंगे, बना कर देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कैसे बनता है, और हमारे सेशंस को और आगे, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।